देख, क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एट 300 केल्विन तुझे क्या बताना है। 300 केल्विन पे क्या है, 36 ग्राम of glucose present per liter in its solution has a osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 300 केल्विन पे, 36 ग्राम ग्लूकोज का कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, 4.98। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का सेम सॉल्यूशन पे अगर हम प्रेशर ये ले लेते हैं, देन व्हाट वुड बी इट्स कंसनट्रेशन। तेरे को क्या बताना है उसकी कंसनट्रेशन के लिए। पहले तुझे क्या दे रखा है, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। एक टेम्परेचर पे तेरे को जो पाई की वैल्यू है वो दे रखी है 4.98, पाई की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू तेरे को पता ही है, गैस कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर हम आर की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। टेम्परेचर सेम है 300 केल्विन। कंसनट्रेशन तो निकाल सकता है क्योंकि 36 ग्राम दे रखा है। कंसनट्रेशन क्या है, सबसे पहले तो कंसनट्रेशन निकाल ले। कंसनट्रेशन किसकी इक्वल होगी, गिवन मास अपॉन कंसनट्रेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देख, दोनों के अंदर कंसंट्रेशन निकालने हैं तूने, पर यूनिट वॉल्यूम में निकालनी है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी, दो कंसंट्रेशन निकलेंगे। देख इसके अंदर ना सबसे पहले तो तेको दे रखा है कि 300 केल्विन पे जो 36 ग्राम ग्लूकोज है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये है। तुझे अब बताना है कि अब अगर मैं ऑस्मोटिक जो प्रेशर की वैल्यू है उसको चेंज कर दूँ, टेम्परेचर सेम रखूँ, तो कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट आएगा। तो तेरे को उस सिचुएशन में कंसंट्रेशन बतानी है, तो दोनों कंसंट्रेशन को ना डिवाइड करना पड़ेगा तुझे। और जब तुझे डिवीजन शो करना है तो डिवीजन शो करने के लिए तुझे सी वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगी, तो इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, पाई इज इक्वल्स टू CRT। पाई की वैल्यू 4.98 दे रखी है। सी हम यहाँ पे ना क्या लेकर के चलेंगे, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ही लेकर के चलेंगे, 36 गिवन मोल्स। और ग्लूकोज के मोलर मास कितने होंगे, 180। ये तुझे बहुत बार बता दिया ग्लूकोज का कैसे निकलता है। आर एज इट इज़, और टी टेम्परेचर क्या है 300। इस 300 को भी चेंज मत करियो। अब जब तू 300 को भी चेंज नहीं करेगा ना, तो 36/180 कितना होगा, 36/180 दैट वुड बी इक्वल्स टू 60/180। ठीक है, इसको जब तू सॉल्व करेगा ये इक्वेशन तेरी बन जाएगी। यहाँ तक तेरी इक्वेशन आराम से बन गई, ये वाली, ये है, इसको तू एज इट इज़ रहने दे अभी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन में तेरे को दे रखा है कि 1.5 तो तेरा प्रेशर है, कंसनट्रेशन तो निकालनी है, आर एज इट इज़ रख दे, टेम्परेचर 300 रख दे। ठीक है, अब इसके बाद देख, इसके बाद अगली चीज़ तू क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, 4.98 दैट वुड बी इक्वल्स टू 36/180 इंटू आर इंटू 300। इसको तो डिवाइड करेगा किससे, 1.52, दैट विल इक्वल्स टू C/R इंटू 300। ये 300R से 300R कट जाएगा पूरा का पूरा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, ये वाली टर्म बच गई, इसको उल्टा कर देगा। कैसे उल्टा होगा, अभी 4.98 divided by 1.52 that would be equals to 36/180 into 1/c। अब इस c को यहाँ ले जाओ और c को यहाँ ले जाएगा तो अगले स्टेप में क्या होगा, 4.98 divided by 1.52 into c that would be equals to 36/180। इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, c किसके इक्वल आ जाएगा, 36/180 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98। इसको जब तू सॉल्व करेगा तो जो तेरी सी की वैल्यू आएगी वही तेरा आंसर होगी। समझ आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बस इतनी सी चीज़ दे रखी है तुझे, पाई इज इक्वल्स टू CRT। पहले तुझे दे रखा है कि जो तुझे पाई की वैल्यू है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की 4.98 दे रखी है, बाद में 1.52 दे रखी है। पहले तू कंसनट्रेशन गिवन मास से निकाल सकता, पहले तू कंसनट्रेशन किससे निकाल सकता है, गिवन मास से। पहले तो कंसंट्रेशन गिवन मास से आसानी से निकाल सकता है, बाद में तुझे कंसंट्रेशन निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। जब तुझे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना होता है
जब तू दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेगा तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते टाइम वॉल्यूम कट जाएगी, तो वॉल्यूम जो है कंसंट्रेशन डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में ले ले, चाहे ऐसे ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं पड़नी। ठीक है। या फिर देख इसके अंदर डायरेक्टली पर लीटर दे रखा है, तो पर लीटर का मतलब क्या होता है 1। इस तरीके से समझ ले कि डिवीजन में कट जाएगी, या फिर ऐसे समझ ले कि यहाँ पे पर लीटर दे रखा है मतलब 1 लीटर दे रखा है, तो 1 लीटर को चाहे तू शो कर चाहे मत कर, बात एक ही पड़ेगी। 1 लीटर को तू शो कर चाहे मत कर, तेरी बात एक ही पड़नी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सब सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। बस इसके अंदर ऐसा पेयर दिया हुआ है और तरह से एक एक नंबर में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले कि भाई कौन सी इंटरैक्शन प्रेजेंट होगी। जैसे इसके अंदर दे रखा है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन में कौन सी इंटरेक्शन होगी, दोनों क्या है, नॉन पोलर है, तो इंटरैक्शन होगी वो कौन सी होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। बस ये नाम याद करने पड़ेंगे तेरे को। अब किस तरीके से इंटरैक्शन होगी क्या होगी वो इतना तेरे मतलब का नहीं है, अभी तू मत ही कर, अभी तो यही कर ले। एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन की बात कर रखी है। एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन के अंदर कौन सी इंटरैक्शन होगी, एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्या है, I2 और CCl4, ये दोनों भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर भी सेम एज वन लिखा हो मतलब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। थर्ड क्या है, थर्ड है NaClO4 एंड वाटर। NaClO4 और वाटर के अंदर क्या होगा, NaClO4, NaClO4 ये किस में टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव। और वाटर भी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, H2O भी कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर या तो OH ऐसे टूट जाएगा या फिर वाटर एज अ डाइपोल एक्ट करेगा। तो इसके अंदर कौन सी इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है, मेजरली केसेस में ये ज़्यादा डिसोसिएट कर देता है, वाटर का डिसोसिएशन कंपैरेटिवली कम होता है, बस वो पोलर की तरह एक्ट करता है। वाटर एक पोलर की तरह एक्ट करेगा। और जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बीच में वो कौन सी होंगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, जो मिथेनॉल है और एसीटोन है। नेक्स्ट क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल होता है CH3OH, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। और एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, तो दोनों के अंदर कौन सी इंटरेक्शन होंगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगी। ठीक है, इसके अंदर कौन सी इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन, ये C3H6O वैसे कंबाइंड फॉर्म में लिख रखा है। अब इसको CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में लिख सकता है। एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन ये दोनों भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इन दोनों के बीच में भी कौन सी इंटरेक्शन पाई जाएगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज द KJB सेम एज फर्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। इनके बीच में कौन कौन से इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, उसके बेसिस पे तुझे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन द एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन क्या है, ऑक्टेन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऑक्टेन क्या है, इट इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ऑक्टेन और साइक्लोहेक्सेन की इंटरेक्शंस कैसी होंगी, ऑक्टेन और KCl की, ऑक्टेन और CH3OH ऑक्टेन और CH3CN की इंटरेक्शन कैसी होंगी, ये इसके अंदर कितना सॉल्यूबल होंगे उस चीज़ के बारे में तेरे को बताना है। देख अब एक बात ध्यान रखियो, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, एंड ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू चलती है। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक मतलब नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है, NP मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा। नॉन पोलर और पोलर आपस में डिजॉल्व नहीं होते, मतलब अच्छे से प्रॉपरली मिक्स नहीं होते। अगर हम ज़बरदस्ती डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व तो हो ही जाएंगे, मिक्स तो हम घुमा तो सकते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोहेक्सेन और जो एन ऑक्टेन है वो दोनों ही नॉन पोलर है, इसलिए जो है मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली। साइक्लोहेक्सेन भी नॉन पोलर है, मैंने तेको बता दिया, तेको सॉल्वेंट तो सभी में एक ही है, दैट इज़ एन ऑक्टेन। बस जो हमारा दूसरा है सॉल्यूट कह ले इसको, तो सॉल्यूट चेंज है। तो इसके अंदर जो साइक्लोहेक्सेन है और वो है हमारा एन ऑक्टेन, वो दोनों ही नॉन पोलर है। अब जब दोनों ही नॉन पोलर है तो ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अभी मैंने बताया लाइक डिजॉल्व्स एंड लाइक, तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन एंड ऑक्टेन बोथ आर नॉन पोलर, हैंस मिक्स कम्प्लीटली नॉन पोलर। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, KCl के बारे में देख रखा है। KCl एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन जो नॉन एन ऑक्टेन है वो क्या है, वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। KCl साइक्लोहेक्सेन और इसका क्या था, देख
साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। KCl आयनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है, और आयनिक कंपाउंड जो आयंस के अंदर टूट जाएगा और एक नॉन पोलर, उसके बीच में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होगी। डाइपोल अगर डाइपोल है तो फिर भी इंटरेक्शन शो हो सकती है, लेकिन अगर आयनिक है तो बिल्कुल ही इंटरेक्शंस नहीं होती नॉन पोलर के साथ। हैंस डू नॉट डिजॉल्व्स एट ऑल इन एन ऑक्टेन। आयनिक कंपाउंड इसके अंदर बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं करेगा। थर्ड और फोर्थ क्या है, CH3OH एंड CH3CN, ये दोनों ही पोलर सॉल्वेंट है, बोथ आर पोलर, लेकिन जो CH3CN है उसकी पोलैरिटी कम होती है किसके कंपैरिजन में, CH3OH के, और जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, तो इसीलिए जो है CH3CN जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व करेगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ CH3OH। क्यों? क्योंकि वो लेस पोलर होता है। CH3CN और CH3OH दोनों ही पोलर सॉल्वेंट्स हैं, बट जो पोलैरिटी होती है CH3OH की वो ज़्यादा है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है वो नॉन पोलर में कम डिजॉल्व करेगा। ठीक है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा डिजॉल्व कर रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कौन सा, KCl आयनिक वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, ये दोनों तो आसान हो गए। अब बचा CH3CN, CH3CN की पोलैरिटी कम है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, पोलैरिटी लेस, सोल्यूबिलिटी किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूबिलिटी इन नॉन पोलर ज़्यादा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, इसलिए हमारा जो ट्रेंड है वो ऐसा आता है, साइक्लोहेक्सेन देन CH3CN देन CH3 और देन CH3। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में अच्छा क्वेश्चन अगर सब देना चाहे तो 1 नंबर में या 2 नंबर, 1 नंबर में दे दे क्या पता ट्रेंड, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अरेंज द फॉलोइंग compounds and identify which are amongst, sorry arrange नहीं है, amongst the following compound identify which is insoluble, partially soluble and highly soluble in water। अब देख वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, अभी हमारे पास एन हेक्सेन था, वो क्या था, नो एन ऑक्टेन था, सॉरी एन ऑक्टेन क्या था, नॉन पोलर सॉल्वेंट था। वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो फिर जो पोलर होगा वो इसके अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, जो आयनिक होगा वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो नॉन पोलर होगा वो इनसोल्यूबल रहेगा। नॉन पोलर कैसा रहेगा, यहाँ पे इनसोल्यूबल रहेगा। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे दैट विल रिमेन इनसोल्यूबल। अगर डाईपोल होगा तो वो पार्शली सोल्यूबल, और पोलर होगा या आयनिक होगा तो वो हाईली सोल्यूबल होगा इसके अंदर। ठीक है, अब फिनॉल की बात करें, फिनॉल क्या है, फिनॉल के अंदर, फिनॉल जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का, ये होता है, दोबारा बनाती हूँ, फिनॉल अच्छी नहीं लगी। फिनॉल के पास ये भी है, OH ग्रुप की वजह से तो क्या होगा, ये सोल्यूबिलिटी दिखाएगा, लेकिन ये इसकी वजह से क्या होगा, ये सोल्यूबिलिटी नहीं दिखाएगा। एक पार्ट सोल्यूबल बना रहा है, एक नहीं बना रहा, तो इसलिए हम किसको किसकी कैटेगरी में डाल देते हैं, पार्शियली सोल्यूबल की कैटेगरी में। ठीक है, जो ये है ये पार्शियली सोल्यूबल होगा, सॉरी पार्शियली सोल्यूबल होगा, बिकॉज इसके पास एक पोलर ग्रुप है दैट इज OH, और एरोमेटिक फिनाइल रिंग है जो कि नॉन पोलर है। इस वजह से कुछ पार्ट तो इसको पोलैरिटी दे रहा है, कुछ पार्ट इसकी पोलैरिटी ले रहा है, तो इसलिए हम इसको पार्शियली सोल्यूबल की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बनता है, नेक्स्ट इज टॉलवीन। टॉलवीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सबके स्ट्रक्चर तो पता ही होंगे तभी कर पाएगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। ये CH3 लगाओ, CH3 भी नॉन पोलर है, एरोमेटिक रिंग भी नॉन पोलर है, दोनों अगर नॉन पोलर हैं, अगर हमारे पास दोनों चीज़ें नॉन पोलर है, टॉलवीन और ये भी, तो ये क्या हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया है हमारा वाटर के अंदर। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OOH, सारा का सारा मॉलिक्यूल ही क्या है, पोलर, पोलैरिटी शो कर रहा है, तो ये क्या है, हाईली सोल्यूबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन लिख रखे हैं, जैसे टॉलवीन इज नॉन पोलर वाइज वाटर इज पोलर, ये लाइनें लिखनी पड़ेगी, तो कोई याद रख लो। नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, ये भी क्या है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी वाटर में, वाटर क्या H2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ये, इस वजह से क्या होता है, ये भी हाईली सोल्यूबल होता है। समझ आ गए चार। अब लास्ट है क्लोरोफॉर्म, फिफ्थ है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। ऑर्गेनिक लिक्विड्स क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है, इनसॉल्यूबल, बिकॉज क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। देन नेक्स्ट क्या है, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल मतलब
5 तो कार्बन एटम होंगे और एक पे OH लगा हुआ होगा। अगर 5 कार्बन है, एक पे OH है, ये चेन नॉन पोलर बना रही है, ये OH ग्रुप पोलर बना रही है। ये क्या बना रही है? नॉन पोलर। ये क्या बना रहा है? OH ग्रुप पोलर। तो वही क्या होगा? पार्शियली सोल्यूबल। OH group is polar but the long hydrocarbon chain is non-polar। इस वजह से ये क्या होगा? पार्शली सोल्यूबल। तो ये चीज़ें आ सकती है एक एक नंबर में MCQ में या वन वर्ड में कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है, या वाटर की जगह यहाँ पे ये भी लिख सकता है पोलर सॉल्वेंट, और पिछले वाले क्वेश्चन में जो एन ऑक्टेन है उसकी जगह ये भी लिख सकता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई भी लिखा जा सकता है, मर्जी है सर की, जैसे सर का मर्जी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the density of some lake water is this, density दे रखी है containing 92 ग्राम Na positive ion per kg, calculate the molarity of Na2 positive ion। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी निकालनी है। देखते को क्या बताना है? मोलैरिटी बतानी है बेसिकली इसकी। तो इसके अंदर क्या दे रखा है बेसिकली? देखो, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द लेक इज दिस एंड Na2 पॉजिटिव कितना ग्राम दे रखा है? ये पर केजी ऑफ वाटर किसके अंदर प्रेजेंट है? पर केजी। और तेरे को क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है Na पॉजिटिव की। अब सबसे मोलैलिटी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? 92, और सोडियम का मोलर मास क्या होता है? 23। 23 4 ज़ा 92। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए हमारे पास? 4। बस इसके अंदर यही है, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए? 4। मोल्स कितने आ गए? 4 आ गए। अब देख, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन केजी। वॉल्यूम क्या दे रखी है? पर केजी, मतलब 1 केजी दे रखी है वॉल्यूम। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या वो डिवाइड कर देंगे 1 से, दैट इज़ 4/1। तो मोलैलिटी कितनी आ गई? 4 मोलर। बस यही क्वेश्चन है तेरा। देखने में लग रहा है ना टफ सा? डेंसिटी दे रखी है, क्या है? देख, जब भी डेंसिटी दे रखी हो ना, डेंसिटी का जनरली यूज़ तब आता है जब हम मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैलिटी के केस में डेंसिटी का यूज़ ही नहीं आता। तो ये डेंसिटी बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यही चीज़ इस क्वेश्चन को टफ बना देती है। बच्चे सोचते हैं मोलैलिटी डेंसिटी तो रखी है, वो मोलैरिटी निकाल करके आ जाते हैं, जबकि निकालनी मोलैलिटी होती है। पूछिए हमसे, मोलैलिटी जाती है, हम निकाल मोलैरिटी आते हैं। समझ आ गया? बस यही करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सोडियम के। Na2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव के गिवन मास 92 ग्राम दे ही रखा है। मोलर मास हमें पता है 23 होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम दे रखी है पर केजी, तो पर केजी हमें दे ही रखी है 1 से 9। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ गई? 4 मोलर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द solubility product of CuS is this, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution। देखो क्या दे रखा है? solubility product दे रखा है कॉपर सल्फाइड का। ये अब तुझे ये बताना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ CuS कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। देख, कॉपर सल्फाइड क्या होगा? मैक्सिमम मोलैरिटी कॉपर सल्फाइड की किसके इक्वल होगी? जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जो मैक्सिमम मोलैरिटी होती है किसी की भी एक्वस सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल होती है? उसकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो मैक्सिमम मोलैरिटी होती है किसी भी चीज़ की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है मोल पर लीटर के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉपर है, कॉपर जनरली किस में एग्जिस्ट करता है? कॉपर 2 पॉजिटिव में। तो कॉपर सल्फाइड कैसे टूटता है? एज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। ये इस फॉर्म में ब्रेक करता है। और अगर हम मान लें कि जो सॉल्युबिलिटी है इसकी वो S है, तो ये क्या होगी? S। ये भी क्या होगी? S। समझ आ गया? ये बेसिकली हम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह की बात करते हैं। बस ये इक्विलिब्रियम का साइन आएगा, सॉरी, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड किस तरीके से टूटेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, और अब ये रिएक्शन देखो समझ आ गई। बस इसके बाद क्या होगा? जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कंसनट्रेशन का मल्टीपल, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू S2 नेगेटिव की कंसनट्रेशन। ये दोनों की कंसनट्रेशन, इसको हमने S माना था, इंटू S। दोनों S इंटू एस क्या हो जाएगा? S²। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? S² के। KSP किसके इक्वल हो गया? S के स्क्वायर के।
के एस पी क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अंडर रूट के एस पी किसके इक्वल आ गया, सॉल्युबिलिटी के। तो अंडर रूट के एस पी क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻16 क्वेश्चन में दे रखा है। अब -16 इसको सॉल्व करेगा, 6 इंटू 10⁻⁻8 इसको सॉल्व कर सकता है ना अंडर रूट 16। देख अब अंडर रूट 16 कैसे बाहर निकालेगा, जैसे अंडर रूट 16 है इसको लिख सकते हैं अंडर10⁻16, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 10⁻8 का स्क्वायर, माइनस माइनस में चल रहा तो माइनस में ले लियो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा 10⁻⁻8। तो मैंने यही निकाला कि 10⁻⁻8 तो डायरेक्ट निकाल ले। अब तुझे पता है एक अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 किसके बीच में, आप किसके स्क्वायर के बीच में है, एक तो 2 के और एक 3 के। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पे 9 और 4 हो, सॉरी 9 और 4 हो तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 3। तो ये समथिंग 6 किसके ज़्यादा पास है, 4 5 6 6, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2.45 कुछ भी लिख ले जो भी तेरे को लग रहा है। जैसे अब तुझे बस यही देखना है, जैसे हमारे पास अंडर रूट 6 दे रखा है, इससे आगे पीछे के स्क्वायर्स देख ले, एक 4 है और एक 9 है, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये है 3 का। तो 2 पॉइंट समथिंग जो है इसकी वैल्यू आएगी। तो 2 पॉइंट समथिंग जनरली 4 5 कुछ भी ले ले, जो भी तेरे को सही लगे, कोई इतने दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। वैसे अंडर रूट 6 होता है 2.45, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। इस क्वेश्चन में बस एक ही दिक्कत है, तेरे से मोलैरिटी पूछ रखी है, मैक्सिमम मोलैरिटी क्या होगी तेरी क्वेश्चन में। तो और तेरे को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया, तेरे को और कुछ दिया ही नहीं है, ना गिवन मास ना कुछ और की जो तू निकाल पाए, तेरे को डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। तब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम मोलैरिटी जो होती है वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है। अब मैक्सिमम मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है, तो हम मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी कॉपर सल्फाइड की क्या है S। और अब कॉपर सल्फाइड किस तरीके से टूटेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, दोनों की सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। तो KSP किसके इक्वल होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के Cu2 पॉजिटिव इंटू S2 नेगेटिव, ये दोनों SS है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आ गया, S के स्क्वायर के। अगर अब मेरे को सॉल्युबिलिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, अंडर रूट KSP। सॉल्युबिलिटी चाहिए तो मैं अंडर रूट KSP कर दूँगी, और जो KSP की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है उसको पुट करके सॉल्व कर दूँगी और मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखा अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। देखो एस्पिरिन की मास परसेंटेज निकालनी है, किसके अंदर, एसिटोनाइट्राइल के अंदर। व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 4.5 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। अब मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइडेड बाय टोटल मास। मास ऑफ एस्पिरिन क्या है 6 इंटू 100, मास ऑफ एस्पिरिन क्या है 6.5, टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ एस्पिरिन प्लस मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल, दोनों के मास को ऐड कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। खत्म क्वेश्चन, यही है बस। क्या दे रखा है क्वेश्चन देखो, बस सिंपल सा यही दे रखा है कि मास ऑफ एस्पिरिन निकालना है, मास ऑफ एस्पिरिन मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज किसके इक्वल होगी, मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। अब मास ऑफ एस्पिरिन तेरे को 6.5 ग्राम दे रखा है, और मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल तेरे को क्या दे रखा है 450। दोनों को मास ऑफ एस्पिरिन ऊपर लिख ले, नीचे दोनों को ऐड कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, जो तेरा आंसर आएगा वही तेरा आंसर होगा, जो तेरा वैल्यू आएगी वही तेरा आंसर होगा, ठीक है। ये तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था।